इंसान अपने कर्मों से बच सकता है लेकिन अपने पाप की परछाई से नहीं, क्योंकि इंसान के कर्म जिस तरह उसके साथ चलते हैं उसी तरह उसकी पाप की परछाइयां भी साथ चलती हैं, जो एक न एक दिन अपना रंग दिखाती हैं। जिस रात जिया और अंबर ने अपनी नई जिंदगी शुरू की, उसी रात मौत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी और जिया मारी गई। कौन था उसका कातिल? मैं हूं पारस जायसवाल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी ही लिखी हुई वो कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये कहानी है पाप की परछाई। ये इसका तीसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और पहले पहला दूसरा देख लीजिए, और अगर आपने देख लिया है तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये तीसरा एपिसोड। इंस्पेक्टर प्रशांत भाटी इस बात को लेकर बहुत ही उलझन में था, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सुष्मिता देवी समाज सेविका थी, एक बहुत ही सम्मानित महिला थी। उनके ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं था। वो उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके पूछताछ नहीं कर सकता था जब तक उसके पास पुख्ता सबूत न हो। अब पुख्ता सबूत हासिल करने के लिए और ये जानने के लिए कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि सुष्मिता देवी जिया का कत्ल कर सके, इस वजह को ढूंढने के लिए और सबूत ढूंढने के लिए एक बार फिर वो अब सुष्मिता देवी के घर पहुंचता है। वहां अंबर और सुष्मिता देवी दोनों ही नहीं है, लेकिन नंदा है। वो नंदा के साथ फिर से जिया के कमरे में जाता है। जिया का कमरा तो पुलिस ने सील कर दिया था, तो ये सील खोलता है और फिर वापस हवलदारों के साथ अंदर दाखिल होता है। नंदा से पूछता है कि उस दिन कुछ अजीब तुमने देखा हो, कोई और आवाज सुनी हो? तो कहती है क्या आवाज सुनूंगी साहब, भजन उस वक्त बज रहा था। तो कहता भजन? कहती है हाँ, हमारे घर में मैडम हर रोज शाम को 6 बजे से 8 बजे तक भजन बजाती हैं, सुबह भी भजन बजता रहता है। तो कल तो उस दिन भी भजन बज रहा था। इसी कमरे में साउंड सिस्टम लगा हुआ है जिससे भजन बज रहा था और पूरे घर में भजन की आवाज गूंज रही थी। इंस्पेक्टर देखता है कि उसी कमरे में सही में साउंड सिस्टम लगा हुआ है जिसमें पेन ड्राइव लगा है और उससे भजन बजता होगा। इंस्पेक्टर पूछता है कि ठीक है, तुम वहां से जैसे ही निकली भजन बज रहा था? बोले हाँ। नंदा कहती है हाँ। गोली की आवाज सुनी, फिर मैं भागते हुए आई, दरवाजा खोला और देखा तो गोली लगी हुई थी और बहूजी नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर प्रशांत भाटी कहता है कि फिर म्यूजिक तुमने बंद किया होगा? कहती है नहीं साहब, मैंने बंद नहीं किया। बोले फिर म्यूजिक किसने बंद किया? कहती है वो तो मुझे नहीं पता। अब इंस्पेक्टर हैरान सा सोच में पड़ा है और म्यूजिक प्लेयर को वापस थोड़ा सा रिवाइंड करता है और फिर से प्ले करता है, और जैसे ही वो प्ले करता है उसमें से भजन की आवाज आ रही है और 1 मिनट के अंदर ही जैसे ही वो भजन खत्म होने वाला है, जोरदार फायर की आवाज उसमें से गूंजती है। इंस्पेक्टर सुनकर हैरान है। वह फिर से रिवाइंड करता है और फिर से प्ले करता है, फिर से फायर की आवाज होती है। नंदा भी सुनकर शॉक्ड है और कहता है कि यही फायर की आवाज थी? नंदा कहती है कि हाँ, यही वो आवाज थी। और इंस्पेक्टर ये बात समझ जाता है कि ठीक 8 बजे साउंड सिस्टम से फायर की आवाज गूंजी थी। इसका मतलब जिया का कत्ल पहले ही हो चुका था। अब इंस्पेक्टर और भी ज्यादा परेशान और सोच में पड़ा हुआ है। वह वहां से वापस पुलिस स्टेशन लौटता है, अपनी पूरी टीम को जमा करता है। उसे यह पता है कि सुष्मिता देवी रात को 7:30 बजे निकली थी वकील से मिलने जाने के लिए। इंस्पेक्टर वकील को फोन करता है और कहता है कि सुष्मिता देवी आपसे मिलने आ रही थी उस दिन 7:30 बजे रात को, क्या बात करना था? और वकील कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया और मैं उस दिन घर पे था भी नहीं, तो मुझसे मिलने क्यों आएंगी? अब यहां इंस्पेक्टर के दिमाग में यह सवाल गूंजता है कि अगर सुष्मिता देवी वकील से मिलने नहीं गई तो फिर किससे मिलने गई थी और घर से झूठ बोलकर क्यों निकली? इंस्पेक्टर उस जगह पर जाकर देखता है जहां सुष्मिता देवी की गाड़ी डिवाइडर से टकराई थी। हल्की सी टक्कर लगी थी, बहुत बड़ी टक्कर नहीं थी, और इनके सर पे भी चोट बहुत हल्का सा लगा था। तो क्या ये सब कुछ दिखावा था, नाटक था? उसके बाद इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कस करना शुरू करता है और आखिर डिस्कस से सारे तथ्यों, सारे तर्कों को जोड़ते हुए जो बात खुलकर सामने आती है उससे ये बात साफ हो जाती है कि जिया और राहुल दोनों का कत्ल सुष्मिता देवी ने ही किया है। सुष्मिता देवी ने फैसला कर लिया था कि वो जिया का कत्ल कर देगी, और जिया का कत्ल करने के लिए उन्होंने बकायदा प्लान किया था। प्लान करके उन्होंने जिया का कत्ल किया था। उनके घर में 6 बजे से 8 बजे तक म्यूजिक बजा करते थे।
उन्होंने उस म्यूजिक सिस्टम में फायर की आवाज डाउनलोड किया और उसमें डाल दिया। उनको ये पता था कि 6 बजे से ये म्यूजिक जो हम चला के रखते हैं, 8 बजे म्यूजिक खत्म होगा और जैसे ही म्यूजिक खत्म होगा फायर की आवाज उसमें से होगी। ये प्लान सुष्मिता देवी ने किया था क्योंकि उन्हें जिया को मारना था और अपनी एलिबाई भी बनानी थी। 7:30 बजे जब वो घर से निकली थी, उसके पहले ही वो जिया के कमरे में पहुंची और जिया उन्हें देखते ही उठकर खड़ी हो गई और अचानक उन्होंने पिस्तौल निकाला और जिया के माथे पर गोली मार दी। उस वक्त बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। उन्होंने खिड़की खोल दी। इसीलिए ये सवाल इंस्पेक्टर के सामने आया था कि बारिश 7:30 बजे हो रही थी तो क्या एक दुल्हन खिड़की खोलकर कमरे में बैठी होगी ताकि पानी अंदर आता रहे। उस सवाल का जवाब ये था कि 7:30 बजे जिया को गोली मारी जा चुकी थी और सुष्मिता देवी ने खिड़की खोल दी ताकि पुलिस ये समझे कि खिड़की से गोली मारी गई है। सुष्मिता देवी वहां से निकली और अपने बेटे से उन्होंने कहा कि मैं वकील से मिलने जा रही हूँ, बहुत जरूरी है, बात करना है। और वहां से निकली। वो गाड़ी लेकर तो निकल गई बाहर, लेकिन बाहर से वापस पैदल ही छतरी लिए हुए घर में धीरे से दाखिल हुई, बंगले में। और बंगले की उसी कॉरिडोर से, जिस कॉरिडोर में जिया के कमरे की खिड़की पड़ती थी, वहां से वो 8 नंबर के जूते पहनकर वहां से गुजरी ताकि पुलिस को 8 नंबर के फुटप्रिंट मिले और पुलिस ये समझे कि कातिल 8 नंबर के जूते पहनता है। वहां से वो घर के पीछे से बाहर आती हैं और उन्हें नहीं पता कि राहुल उन्हें देख रहा है। राहुल ने उन्हें देख लिया था। वो चुपचाप छतरी लिए हुए वहां से निकल गई। छतरी की वजह से सीसीटीवी में तो उनका चेहरा नहीं आया, लेकिन राहुल ने देख लिया था। अब ठीक 7:45 बजे राहुल घर के पीछे के रास्ते से अंदर आता है और जिया की खिड़की के पास आता है। आकर देखता है तो जिया मर चुकी है। जिया की लाश पड़ी हुई है, उसे माथे में गोली लगी है। अब ये देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड होता है, वापस पलटता है, भागता है, सोचता है कि घर में किसने कत्ल कर दिया। आज शादी हुई है और आज ही जिया को किसी ने मार दिया, किसने? अब उसके समझ में कुछ नहीं आता, करे तो क्या करे। राहुल को इस बात का भी शक है कि जैसे ये बात खुलेगी तो शायद सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा, क्योंकि उसके साथ ही जिया का ब्रेकअप हुआ था। अब वो वहां से निकल के सीधे कॉलेज जाता है और कॉलेज में छुपा हुआ रहता है। इधर सुष्मिता देवी अपनी एलिबाई बनाने के लिए जानबूझकर गाड़ी डिवाइडर से टकराती हैं, घायल होने का नाटक करती हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। अपने बेटे अंबर को भी फोन करके वो हॉस्पिटल बुला लेती हैं ताकि जिस वक्त फायर की आवाज हो उस वक्त ना घर में अंबर रहे और ना ही सुष्मिता देवी, ताकि पुलिस अंबर पर भी शक न कर सके। वो अपने बेटे का भी एलिबाई बनाना चाहती थी। हॉस्पिटल में सिर पर पट्टियां करवाने के बाद वो वहां से निकली और उन्होंने अंबर से कहा कि फोन करके नंदा से कह दो कि जाकर जिया से कह दे कि हम लोग पहुंच रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त जस्ट 8 बजने ही वाले थे और अब फायर की आवाज होनी थी। नंदा यहां से निकली और अभी जा ही रही थी, तब तक फायर की आवाज हो गई। नंदा ने समझा कि अभी गोली चली है, गोली मारी गई है। और इस तरह सुष्मिता देवी ने खुद को और अपने बेटे को बचाने की एलिबाई बना ली, जिससे इंस्पेक्टर को शक नहीं। दूसरे दिन मीडिया में जब यह खबर चलने लगी कि जिया का कत्ल संभवतः राहुल ने किया है और राहुल का पता नहीं है, वो गायब है, तो राहुल जो कॉलेज में ही छुपा हुआ था, उसने सुष्मिता देवी को पीछे के रास्ते से बाहर आते देखा था। उसने सुष्मिता देवी को फोन किया और कहा कि कत्ल किसने किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप भी तो बाहर आई थी और मैं चुपचाप बाहर खड़ा था, आपने देखा था। अब कहती है कि तो कत्ल न तुमने किया है ना मैंने किया है, लेकिन तुमसे बात करके ये बात साफ हो जाएगी कि कातिल है कौन। तुम मिलो मुझसे, कहाँ मिल सकते हो? और वो कहता है कि कॉलेज के कुछ दूरी पर एक पुलिया है, वहां पुलिया पर मैं आपका इंतजार करता हूं, आप आ जाइए। अब सुष्मिता देवी सीधे राहुल से मिलने पहुंची। राहुल ने बताना शुरू किया कि मैंने कत्ल नहीं किया है, पुलिस मुझे कातिल समझ रही है, आप मेरा यकीन कीजिए। और उसी वक्त सुष्मिता देवी जेब से वही पिस्तौल निकालती है, उसके सीने में गोली मार देती हैं। वहां गिर कर वो छटपटाता है और उनके सामने ही दम तोड़ देता है। वहां से सुष्मिता देवी झाड़ियों से छुपती छुपाती बाहर निकलती हैं, कॉलेज पहुंचती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कैब बुक कर रखा था। थोड़ी देर में वहां कॉलेज के सामने कैब आ जाता है। वो कैब में बैठती हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि कॉलेज के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों में उनका फुटेज आ जाएगा, पुलिस देख लेगी और पुलिस इस तरह उनकी सच्चाई जान जाएगी। आखिर आज इंस्पेक्टर के शक के दायरे में नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि जिया का कत्ल और राहुल का कत्ल सुष्मिता देवी ने किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर सुष्मिता देवी ने जिया का कत्ल किया क्यों?
जिया उनकी बहू थी, उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी, उनके बेटे का घर बस रहा था। उन्होंने खुद दोनों की कोर्ट मैरिज कराई थी, उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन लेकर सब कुछ करवाया था। फिर अपने ही हाथों से वो जिया का कत्ल कैसे कर सकती है और क्यों? ये वजह क्या है? इंस्पेक्टर ये वजह नहीं समझ पाता। सुष्मिता देवी को भी पता लग जाता है कि इंस्पेक्टर को उसके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं और इंस्पेक्टर कभी भी सुष्मिता देवी को गिरफ्तार कर सकता है। तो सुष्मिता देवी अपने उसी वकील से मिलने जाती है और वकील के सामने रोते हुए सारी बात बता देती हैं कि मैंने जिया का भी कत्ल किया है, मैंने राहुल का भी किया है और आपको मुझे बचाना होगा। वकील कहता है कि मैं आपको बचाने का दावा नहीं कर सकता। पुलिस के पास पुख्ता सबूत अगर आ चुके होंगे तो आपको बचाना बहुत मुश्किल होगा। मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं आपको बचा पाऊंगा और यह भी दावा नहीं कर सकता कि जिस राज को आपने मेरे सामने खोला है, इस राज को भी मैं छुपा पाऊंगा। सुष्मिता वहां से मायूस होकर वापस लौटती है। इंस्पेक्टर फैसला करता है कि अब सुष्मिता देवी को गिरफ्तार करेगा। वो अपनी टीम के साथ सुष्मिता देवी के बंगले में पहुंचता है। अंबर हॉल में मौजूद है और अंबर पूछता है क्या बात है आप लोग यहाँ? और इंस्पेक्टर बताता है कि एक सच बताना था आपको कि आपकी पत्नी जिया का और राहुल का कत्ल किसी और ने नहीं, आपकी मां ने किया है। आपकी मां सुष्मिता देवी ने इन दोनों को मारा है। ये सुनकर अंबर तो पूरी तरह हैरान रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता और इंस्पेक्टर कहता है कि मैं उन्हें गिरफ्तार करने आया हूं। इंस्पेक्टर उनके कमरे की ओर बढ़ता है और तब तक फायर की आवाज आती है। इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ अंबर के साथ भागते हुए कमरे में घुसते हैं। वहां सुष्मिता देवी ने खुद को ही गोली मार ली है और सुष्मिता देवी कहती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूं इंस्पेक्टर कि मैंने ही दोनों को मारा है, मैंने ही कत्ल किया। इंस्पेक्टर कहता है लेकिन क्यों, क्या वजह थी कि आपको ये दो कत्ल करने पड़े? जिया को क्यों मारना पड़ा आपको? क्यों किया आपने ये कत्ल? लेकिन ये सच्चाई बताने से पहले ही सुष्मिता देवी मर जाती है। इंस्पेक्टर ये बात कभी नहीं जान पाता कि इस कत्ल की वजह क्या थी। केस तो उसने सुलझा लिया लेकिन इस सच को कभी नहीं जान पाया। ये कहानी खुलती है 10 साल बाद। 10 साल बाद जब वो वकील अपनी एक किताब लिखता है और उस किताब में वो अपने जीवन की अलग अलग घटनाएं, अलग अलग केस लिखता है। उसे ये भी एक केस लिखता है। कोई नहीं समझ पाता कि ये कहानी सुष्मिता देवी की है और उसके जरिए जो कहानी खुलती है वो बड़ी अजीब। उसके जरिए कहानी ये खुलती है कि अंबर सुष्मिता देवी का बेटा जरूर था लेकिन वो एक नाजायज औलाद था। वो अपने जवानी के दिनों में चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती थी, लेकिन दोनों ही विचारों से अलग थे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और आखिर चंद्रशेखर सुष्मिता से कहता है कि मुझे गांव जाना होगा, गांव में ही रहकर मैं काम करना चाहता हूं, बहुत सारी खेती जमींदारी है, सब कुछ है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन सुष्मिता के ख्वाब और ख्वाहिशें अलग थी। वो समाज सेवा से जुड़ना चाहती थी और हरियाणा में शहर में ही रहकर काम करना चाहती थी और सुष्मिता ने फैसला किया कि मैं शहर में रहूंगी। इस तरह दोनों ने अपने रिश्ते तोड़ लिए। चंद्रशेखर वापस गांव चला गया और कुछ दिनों के बाद ही सुष्मिता को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। उसने जब चंद्रशेखर को यह बात बताने के लिए फोन किया तो पता लगा कि चंद्रशेखर की शादी हो चुकी है और सुष्मिता देवी खामोश रह गई। लेकिन उसने फैसला किया कि इस बच्चे को जन्म देगी और उसे पालेगी। उसने अंबर को जन्म दिया, अंबर को पाला। अंबर से झूठ में ये बता दिया कि चंद्रशेखर उसके पिता का नाम था, लेकिन वो एक फौजी थे, एक आर्मी ऑफिसर थे और उनकी मौत उसी वक्त एक हादसे में हो गई थी। अंबर ने कभी कोई सवाल नहीं किया इस बारे में, लेकिन जब उसने जिया से प्यार किया तो भी सुष्मिता देवी को यही था कि वो जिया को बहू बनाना चाहती हैं। उन्होंने अंबर और जिया की शादी करवाई, उसे दुल्हन बनाकर घर लेकर आई, बहू बनाकर बहू प्रवेश करवाया, स्वागत किया, सब कुछ किया। और जब जिया अपने कमरे में दुल्हन बनी हुई बैठी थी तो शाम को 5:30 बजे ये मिलने गई। सुष्मिता देवी वहां मिलने गई तो उस वक्त जिया ने अपने बैग खोल रखे थे और बैग में उसने रखा हुआ था अपनी मां और अपने पिता की तस्वीर, जिनकी मौत 10 साल पहले एक दुर्घटना में हो चुकी थी। इसीलिए जिया को उसके मामा चौधरी महेंद्र सिंह ने पाला था। और वो तस्वीर देखकर सुष्मिता चौंकती है, पूछती है ये कौन है, और जिया बताती है कि ये मेरे पापा है।
और ये मेरी मम्मी है, वो चंद्रशेखर की ही तस्वीर थी। सुष्मिता के होश उड़ जाते हैं ये सोचकर कि जिस चंद्रशेखर की औलाद अंबर है, उसी चंद्रशेखर की औलाद जिया भी है। दोनों के जिस्म में एक ही खून दौड़ रहा है और इस तरह दोनों भाई बहन हुए। अब सुष्मिता देवी को यह एहसास होता है कि जो पाप या गलती उन्होंने अपने उन दिनों में किया था वो खत्म नहीं हुआ था, वो तो परछाई बनकर उनके साथ साथ चल रहा था और वो पाप का पौधा अब पेड़ बन चुका है। क्या भाई बहन की शादी को वो बर्दाश्त कर लेंगी? क्या ये पाप नहीं बल्कि महापाप कहलाएगा? इसे वो कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? ये गलत है, अनजाने में ही सही, लेकिन वो ये महापाप होने नहीं देगी। और फिर सुष्मिता देवी ने फैसला किया कि उनके सामने कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो जिया का कत्ल कर दे। और इस तरह उन्होंने जिया के कत्ल का प्लान किया और बाकायदा जिया का कत्ल कर दिया। लेकिन ये वजह अंबर को भी कभी पता नहीं लग सकी, इंस्पेक्टर प्रशांत भाटी को भी कभी पता नहीं लग सकी। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।